हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक्स और नए सब्जेक्ट के साथ में आज आपके सामने आया हूँ। अपना सब्जेक्ट जो है अकाउंट। अकाउंट में आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर 1 क्या है, पहले उसके बारे में आपको समझना है। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का स्टार्टअप। और आपके पार्ट 1 में थोड़ा मैं रिवाइज कर दूं, पार्ट 1 में आपका टोटल वर्कआउट किस पे डिपेंड है? पार्टनरशिप पर। पूरा का पूरा वर्कआउट किस पे डिपेंडेंट है? पार्टनरशिप पर है। तो पार्टनरशिप के बारे में हमको पूरे पार्ट 1 में हमको स्टडीज करना है। इसका बोर्ड में वेटेज कितना है? तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक सेक्शन 1 में 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू आएगा और सेक्शन सी में 3 मार्क्स का सम्स आएगा। तो आपको सबसे पहले टोटली थियरी स्टडीज करनी है, क्योंकि अकाउंट्स डिपेंड्स टू कॉन्सेप्ट एंड थियरी सिचुएशंस। तो अकाउंट जो है आपका किस पे पूरा का पूरा सेटअप किस पर है? थियरी बेसिस पर। और क्यों मैं इसकी सारी थियरीज स्टडीज करा रहा हूँ? क्योंकि सेक्शन सी तो इम्पोर्टेंट, सेक्शन ए तो इम्पोर्टेंट है ही आपका, एमसीक्यूज में वो थियरी आ जाएगी। उसके साथ साथ आपका जो पॉइंट है पार्टनरशिप डीड्स का, वो आपका चैप्टर नंबर 4, 5 and 6, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप। मतलब आपका यहीं से सेटअप स्टार्ट होगा, क्योंकि जो मेनली सेटअप प्लान है आपका वो डिपेंडेंट है पूरा का पूरा एडमिशन, रिटायरमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। उसके साथ इसके बाद आप एक नया चैप्टर सीखोगे, दैट इज अ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में भी वही फॉर्मेट आपको यूज करने जो इसमें आपको थियरी बेसिस में सीखने मिले। तो स्टूडेंट्स खास ध्यान रखना, इसकी स्पेशल जितनी भी मैं थियरी पढ़ाऊंगा उसको एकदम स्पेशली आपको कंप्लीटेड करनी है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स का स्टार्टअप अपने कहते हैं ना कि स्टार्ट अगर अच्छा हो तो एंड ऑलवेज क्रिएट्स होगा और एंड ऑलवेज बेनिफिटेड होगा। तो हमको पहला स्टार्ट कवर करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना इस चैप्टर्स को, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इसको स्टार्ट करने से पहले अभी मैं ये सब फॉर्मेशन पे नहीं जाऊंगा, आपको ये सब देखना भी नहीं है। पहले आपको कुछ नई नई चीजें इसमें आपको स्टडीज कराऊंगा। पहला पॉइंट क्या है? आपने जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड 11th में क्या क्या पढ़ा, 11th स्टैंडर्ड में क्या क्या स्टडीज किया, उसके बाद मैं टर्न बैक करूंगा अपने चैप्टर्स पर। 11th में हमने वर्कआउट क्या क्या किया, तो हम पूरा का पूरा पार्टनर को वर्कआउट किस पे कर रहे थे? सॉल्व प्रोप्राइटरशिप। पूरा का पूरा वर्कआउट हमारा किस पे था? सॉल्व प्रोप्राइटरशिप पर था। एक ही बंदा मार्केट में से कैपिटल अरेंज कर रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, बिजनेस कर रहा है, परचेज कर रहा है, सेल्स कर रहा है, सारा का सारा पॉइंट किस पर था? एक पर्सन से। यानी एक ही बंदे का हम सारा अकाउंट मैनेज करते थे। क्या क्या करते थे? तो इस बंदे का सबसे पहले हम क्या बनाते थे? जर्नल। आपको याद होगा हम जर्नल सबसे पहले क्या बनाते थे? जर्नल। और जर्नल आपका 11th में इंपॉर्टेंस था। जर्नल इज अ बेस फॉर द अकाउंट, क्योंकि जर्नल जो आप 11th में पढ़े क्या वो 12th में चेंज हो जाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। जो 11th में आपने पढ़ा, जो 11th में आपने स्टडीज किया, जो कॉन्सेप्ट एंड रूल्स आपके 11th स्टैंडर्ड में थे, जिसमें आपने देखा होगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट PRN, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। PRN कुछ याद आ रहा होगा आपको? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स दैट्स डिपेंड टू द पर्सन्स। पर्सन्स का नेम होना चाहिए नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। रियल अकाउंट दैट्स एसेट्स एंड गुड्स रिलेटेड, एंड नॉमिनल अकाउंट्स इज एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड इनकम्स रिलेटेड। तो आपको इसमें ध्यान दिया होगा रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट, ये रूल्स था। रियल अकाउंट का एसेट्स एंड गुड्स कम्स इन, दैट मींस डेबिट, एसेट्स एंड गुड्स गोस आउट, दैट मींस क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट्स इनकम एंड एक्सपेंस, दैट expense and losses, that means debited, income and profit, that means credit। तो क्या ये फॉर्मेट पार्टनरशिप में चेंज हो जाएंगे? नहीं। एक बंदा हो या दो बंदे हो या चार बंदे हो, आपका पर्सनल, रियल, नॉमिनल तो वही रहने वाला है, बट कुछ इंक्रीज, थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज होंगे।
जो आपने 11th में पढ़ा उससे थोड़ा सा वैरायटी, आपको थोड़ा सा चेंजेस 12th में, बट 11th को आपको फोकस रखना ही। हमने जर्नल किया, जर्नल के बाद हमने क्या किया था, हमने क्या करा था, कैश बुक बनाई थी, फिर सब्सिडरी बुक बनाई थी, उसके बाद इसकी पोस्टिंग की थी, लेजर पोस्टिंग, और वहां से हमने बनाया था ट्रायल बैलेंस शीट। कुछ याद आ रहा होगा, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, फिर लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस शीट। और ट्रायल बैलेंस शीट पर से आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दैट्स अ फाइनल अकाउंट फॉर द 11th। ये छोटी सी समरी आपने 11th स्टैंडर्ड में कवर की। बट ये सब किसके बारे में सीखा था, सॉल प्रोप्राइटरशिप, यानी 1%। तो एक ही बंदा है, बिजनेस चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसका सारे चीज 1% के अकाउंट्स में आप सेटल अप करते थे। तो जो रूल्स और रेगुलेशंस, उसके बारे में मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। जो रूल्स और रेगुलेशंस 1% के थे, वही रूल्स रेगुलेशन आपके इधर भी काम आएंगे और आपके आगे भी जो आप स्टडीज करोगे सीए सीएस, वहां भी काम आएंगे। तो इसमें से कुछ माइनस पॉइंट दिखा, कुछ माइनस पॉइंट दिखा, इसके लिए मार्केट में क्या आई, पार्टनरशिप। क्या माइनस पॉइंट है वो मैं आपको अभी स्टडीज करा रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहा हूं। जो आपने पढ़ा 11th स्टैंडर्ड, यू हैव स्टडीज इन 11th स्टैंडर्ड, तो यही मेरा इसको पढ़ाने का एक ही मकसद था कि बेटा आप 11th स्टैंडर्ड्स को रफ नहीं करना, 11th को आपको माइंड में सेटअप करना ही है। तो इसके माइनस पॉइंट क्या क्या दिखे, सबसे पहला इसका जो माइनस पॉइंट होगा वो इसका प्लस पॉइंट होगा, कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, या फिर आप ले सकते हो कैपिटल। पहला पॉइंट क्या है, आपको पैसे की जरूरत। अब एक बंदा है, एक पर्सन, वो बिजनेस करना चाहता है और उसको ये है कि मुझे मार्केट में बड़ा नाम कमाना है, मुझे अपना बिजनेस को फैलाना है, बहुत सारा वर्कआउट करना है, बहुत सारे प्रॉफिट चाहिए, बहुत प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसको बैंक से पैसे लेने होंगे। बैंक लोन भी देगी तो कितना दे, मैक्सिमम 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बट उससे ज्यादा वो स्कोप नहीं कर सकता। यानी कि उसके पास स्कोप है, बिजनेस को आगे सक्सेस करना है, लेकिन उसके पास फंड नहीं। और अगर वो चीज पार्टनरशिप में आ जाती है तो फंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस आराम से कर सकता है। अंडरस्टूड। सेकंड, ये आपका पॉइंट्स कौन सा है, इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप क्यों इंट्रोड्यूस हुई, दैट्स द पॉइंट। हम यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया क्यों पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन पहले समझाऊंगा मैं, यानी आपके जो 1 बाय 1 क्वेश्चंस है वैसे मैं समरी वाइज जाऊंगा। तो पहला पॉइंट आपका ये है इंट्रोडक्शन, यानी पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन जो चैप्टर्स में ही है। ओके, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन। तो क्यों इंट्रोडक्शन हुआ, तो पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया कि कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर एक बंदे के पास वो कैपिटल नहीं है, वो फंड नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, अगर एक को 1 लाख चाहिए तो ऐसे 2, 3, 4, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, अगर वो 3 मिलते हैं तो 3 लाख हो जाएगा, और एक है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 लाख ही रिकवर हो पाएगा। तो उससे क्या है, बिजनेस जो है हमारा वो एक्सपांड नहीं हो सकता। इसलिए बिजनेस को अगर आपको एक्सपांड करना है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड होना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, ये तो फंड हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, फंड, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, और से आपको क्या है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रिस्क एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रिस्क। ये क्या है, रिस्क। अब सपोज एक बंदे ने खूब सारा मार्केट से पैसा ले लिया, उसका बिजनेस नहीं चलता है और उसको लॉस काफी क्रिएट्स हुआ। अब उसके पास लायबिलिटीज बढ़ गई। अब लायबिलिटीज को उसको रिकवर करने के लिए क्या हुआ, उसको अपनी पर्सनल एसेट्स भी सेल करनी पड़ सकती है। क्यों, क्योंकि उसके पास उतना कर्जा है, उतनी लायबिलिटीज है, उसको कवर करना पड़े। अब सपोज उसके पास 25 लाख का कर्ज आ गया, 25 लाख वो अकेले कैसे दे पाएगा, अगर वही पार्टनरशिप में होता है 25 लाख, अगर ए, बी एंड सी ये लोग मिला के 10, अगर यही सपोज 30 लाख का उसके पास लायबिलिटीज है,
30 लाख लायबिलिटीज है, तो वो 30 लाख इसमें कन्वर्ट हो जाएगी इनके बीच में 10 लाख, 10 लाख एंड 10 लाख। यानी कि अब वो जो एक को 30 लाख भरने थे उसकी जगह वो सिर्फ कितने भरेगा? 10 लाख। तो क्या हुआ? रिस्क जो था वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया, और जितना डिवाइड हो जाएगा उतना क्या हो जाएगा? बर्डन कम हो जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयज वर्किंग एफिशिएंसी, मेनली ये 3 रीजन आपको माइंड में सेट रखने हैं। वर्किंग एफिशिएंसी यानी कि अगर चलो उसके पास में मान लिया पैसे बहुत सारे हैं, वो बहुत सारी ब्रांचेस खोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट वो एक टाइम पर हर एक जगह पर पहुंच सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक बंदा है, वो हर जगह पर एक ही टाइम पर हर जगह पहुंचना उसके पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भगवान तो है नहीं। तो वो क्या करेगा? अपने एम्प्लॉयज पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है मालिक अगर होगा, ऑनर अगर होगा, तो ऑनर अगर जहां पर 10 रुपए खर्च करने होंगे तो वहां पर क्या करेगा? 5 रुपीज में काम कर लेगा, क्योंकि उसको पता है जितना मैं एक्सपेंसेस करूंगा उतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। बट एम्प्लॉय क्या होंगे? ऑलवेज उनको एक्सपेंस और प्रॉफिट से मतलब नहीं, उनको एक्सपेंस कितना हो रहा है, इनकम कितनी है, उनको सिर्फ सैलरी से मतलब है। तो उसको एक ट्रस्ट नहीं रहेगा कि एम्प्लॉय अगर वहां पर रहेगा तो वर्कआउट करेगा कि नहीं, इसलिए वो क्या कर देगा? वर्किंग एफिशिएंसी के लिए भी पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि अगर 2 से 3 आदमी होंगे तो हर एक ब्रांच पर सब जगह वो लोग पहुंच सकते हैं, तो वो काम भी क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो हमने मेनली 3 रीजंस देखे, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रिस्क और वर्किंग एफिशिएंसी। ये जो 3 पॉइंट्स है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द इमरजेंसीज ऑफ पार्टनरशिप। इसके बेसिस पर आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। दैट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इज दैट क्लियर? अब हम अपने मेन पॉइंट्स पर आएंगे। आपको पहले तो इतना पता चला, फिर से मैं रिवाइज कर दूं, पार्टनरशिप है क्या, क्यों पार्टनरशिप बिजनेस में आई। तो 11th स्टैंडर्ड में जो आपने स्टडीज किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप किया था, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के माइनस पॉइंट्स क्या थे जो इसके प्लस पॉइंट्स बने। इसके लिए सभी लोगों ने डिसाइड किया कि बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप में करना है, क्योंकि पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे और हर चीज हमारा इजीली क्लियर हो जाएगा और बिजनेस भी क्या होगा? एक्सपांड होगा। ओके, तो ना द सेकंड पॉइंट, अपने ने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया। इसमें से एग्जाम्स में वीएसक्यू पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप क्यों आई मार्केट में, पार्टनरशिप का इमरजेंसीज क्यों हुआ, इंट्रोड्यूस क्यों हुई मार्केट में। तो आप ये 3 रीजंस आप उसको बता सकते हो। ओके, ना अब हम आगे पढ़ेंगे। इसको मैं उसको रहने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स। अब आपने देखा पार्टनरशिप कैसे आए, बट पार्टनरशिप है क्या? तो आपको पहले पार्टनरशिप क्या है उसके बारे में स्टडीज करना है। तो सबसे पहले एज पर पार्टनरशिप 1932 एक्ट, आपकी जो पार्टनरशिप चलती है वो सारी की सारी कौन से एक्ट से चलती है? आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। कौन सी एक्ट है? 1932 एक्ट। आपको एग्जाम में अगर पूछे तो ध्यान रखना 1932 एक्ट से ही पार्टनरशिप रिकवर होती है। तो उसके बेसिस पर आपके डेफिनेशंस क्या है? तो ऑलवेज डेफिनेशन इस फॉर्मेट में ही लिखना है आपको। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, क्या है? रिलेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन किसका? अब देखो इधर ही से हो गया पार्टनरशिप। पार्टनर्स नाम सुने होंगे आपने, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा रनिंग पार्टनर है, ये मेरा लाइफ पार्टनर्स है, ये मेरा बेस्ट पार्टनर्स है। पार्टनर्स का मतलब एक साथी, एक दोस्त जो आपको कोई भी मुसीबत में आपकी हेल्प करे। वही चीज बिजनेस में भी फॉलो होती है कि एक बंदा है, एक पार्टनर से वो हर एक तरीके से आपके लिए क्या है? एक्साइटेड। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं बेटा, डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 110%। मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में ये आती ही है। व्हाट इज पार्टनरशिप, इसलिए इसको ध्यान से समझना।
क्या है वो? रिलेशन है बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। जो एग्री होते हैं किसके लिए पार्टनर्स बनते हैं? तो प्रॉफिट के लिए बनते हैं। तो एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी के अकॉर्डिंग। क्योंकि पार्टनरशिप अगर बनती है तो जो भी वो लोग डिसाइड करेंगे प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि बंदा अगर आ रहा है बिजनेस में एफिशिएंसी कर रहा है, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको आज की तारीख में ये तो पता है कोई भी 1 रुपए भी इन्वेस्ट करेगा तो 10 बार सोचेगा। तो वो भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट्स के लिए। यानी कि टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सभी के अकॉर्डिंग और एनीवन या किसी एक के अकॉर्डिंग ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई एक के अकॉर्डिंग कभी कभी ऐसा भी होता है, ये बाय वन जो लिखा है एनीवन, कि कभी ऐसा होता है या तो सब लोग डिसाइड करेंगे कि हमको इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबके बीच में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसमें ऐसा है कि बाय वन जो दिया है इसका मतलब कि कभी ऐसा होता है कि कोई एक पार्टनर्स के शेयर सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब कि उसने इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किया होता है, और जब हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑलवेज मालिकी उसकी रहेगी। मेन पावर्स किसका होगा? उस पर्सन का होगा। तो वो भी अगर कोई डिसाइड करता है वो भी सबको एग्री होना चाहिए। शॉर्ट में इतना समझना है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशंस है जो सभी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर अप करना है, जो सबके अकॉर्डिंग शेयर अप किया जाएगा। एग्री भी होंगे हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, यानी वो लोग एग्रीमेंट करेंगे कि हमको प्रॉफिट शेयर करना है, आपस में किस रेशियो में शेयर करना है वो लोग खुद डिसाइड करेंगे। और वो प्रॉफिट जो शेयर करेंगे सभी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर किसी एक के अकॉर्डिंग, और वर्कआउट कौन करेंगे? सारे। दैट इज अ पार्टनरशिप। ओके, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर्स। पार्टनर्स जो है हु आर यूनाइटेड का मतलब कि पार्टनरशिप के अंदर जो भी बंदा जुड़ा हुआ है वो क्या है? पार्टनर्स है। तो वो इसकी इजीली डेफिनेशन हो गई, यूनाइटेड टू डू बिजनेस आर कॉल्ड पार्टनर्स। यानी कि जो बंदा बिजनेस में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, उस बिजनेस का वर्कआउट कर रहा है, उस फर्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उस पर्सन का यानी उस फर्म का ऑलवेज क्या कहलाया जाएगा? पार्टनर्स। ओके स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। इंट्रोडक्शन कैसे हुआ पार्टनरशिप का, क्यों हुआ इंट्रोडक्शंस, क्या रीजंस आपको काम में आए वो यहाँ पर मैंने बताया था। सेकंड, उसकी मीनिंग। ये क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको काम में आएगा। देन थर्ड इज द, और हाँ इसमें एक मैंने नोट्स भी लिखा है, 2 क्वेश्चन। ये तो क्लियर हो गया आपका पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स क्या है। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, इसको आप आईएमपी भी लिख सकते हो। दैट्स अ आईएमपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या है? तो इन पार्टनरशिप द माइनर पार्टनर्स, ऑलरेडी आपने लास्ट ईयर 11th में बीए में स्टडीज किया होगा कि माइनर पार्टनर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप फॉर्म। कभी भी कोई भी माइनर पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म में इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि वो बिजनेस को कैसे सक्सेस करना है, बिजनेस में कैसे आगे जाना है, वो उसके बारे में क्लैरिटी वो नहीं बता सकता, इसलिए उसको हम ऑलवेज पार्टनरशिप में इंक्लूडेड नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आल्सो आईएमपी पॉइंट्स फॉर लेसन 4, 5, 6, 7, ये आपके चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक की इंपॉर्टेंस है। और इससे बड़ा एक सबसे बड़ा चैप्टर जो सबसे अलग मैं लिख रहा हूं, चैप्टर नंबर 2, दैट्स द बिगेस्ट चैप्टर, दैट्स 11 मार्क्स कंट्रीब्यूटिंग, और वो थ्योरी सारी इस पे डिपेंड है, इसलिए यहां से आपको बहुत ध्यान से समझना है। पार्टनरशिप डीड्स आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में अगर याद करो तो आपने स्टडीज किया होगा, बीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बीए में आपने स्टडी किया होगा कि पार्टनरशिप डीड्स क्या है। तो आपको पता होगा कभी भी कोई भी बिजनेस करते हैं बिना एग्रीमेंट के नहीं करते, और जो एग्रीमेंट पहले ही से ही डिसाइड किया जाता है कि भाई ये वर्कआउट रहेगा, वो आपका होता है डीड्स यानी कि एग्रीमेंट, क्योंकि बिजनेस हमेशा एग्रीमेंट पे ही टिका रहेगा।
एग्रीमेंट नहीं तो बिजनेस में बहुत सारी मुसीबतें हो सकती है, इसलिए एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। तो पार्टनरशिप डीड्स के बारे में बताया कि पार्टनरशिप डीड्स में बी ऑरल और रिटर्न। आपका जो पार्टनरशिप डीड्स है वो ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। बट आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जैसे कि हम बिजनेस कर रहे हैं, डिसाइड करते हैं भाई तू इतना लेके जाना, तो आपको ये माइनस में दे दिया, इसको प्रॉफिट ज्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, तो क्या होता है, आपने कभी बोला होगा कि आपको प्रॉफिट 10,000 मिलने वाला है फॉर एन एग्जाम्पल। अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल्स के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ जिससे आपको क्या है वो पॉइंट्स अच्छी तरह क्लियरेंस कर सकूं। जैसे कि ए और बी, ए एंड बी ये दोनों पार्टनर्स हैं। इन लोगों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट तैयार किए बिना ऑरली डिसाइड किया कि हम 20,000 प्रॉफिट अर्न करेंगे, हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा 20,000 टू ईच। बट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर बी ने ऐसा कहा कि भाई हम लोग 20,000 नहीं, हम लोग ने तो कहा था मुझे आप 30,000 दोगे और आप 10,000 लो। इन लोगों ने इक्वल रेशियो डिसाइड किया था कि हम जो भी प्रॉफिट आएगा इक्वल बांटेंगे और हर एक बंदे को 20,000 देंगे। लेकिन बी ऐसा बोल रहा है कि 20,000 नहीं बोला था, आपने बोला था 30,000। तो उस टाइम क्या होंगे, झगड़े, डिस्प्यूट्स इंक्रीज होंगे, और डिस्प्यूट्स इट्स अ बैड थिंग फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। यानी वहां से पूरा का पूरा किस पे डिपेंड इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी गुडविल, और गुडविल अगर माइनस में जाएगी तो हमारे कस्टमर्स जो हमारे साथ अट्रैक्ट है वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस हो जाएंगे और हर दूसरी जगह पर चले जाएंगे। तो वो नहीं हो, इसके लिए आप रखना चाहो तो रख सकते हो, ऑरल और रिटर्न दोनों पॉसिबिलिटी है पार्टनरशिप में। बट रिटर्न डॉक्यूमेंट इज मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट अगर होगा तो रिटर्न डॉक्यूमेंट इज द सॉल्यूशन फॉर द फ्यूचर डिस्प्यूट्स। फ्यूचर में कोई झगड़े ही नहीं होंगे। अगर इनके पास एग्रीमेंट होता तो साफ ए क्या करता, एग्रीमेंट की लिस्ट लाके सीधा सामने उसको दिखा देता, देखो भाई हमने 20,000 का डिसाइड किया। तो बी के पास कोई ऑप्शन है कुछ कहने का, कुछ भी केस करने का या कोई क्लेम करने का नहीं। इसलिए एग्रीमेंट रिटर्न हो तो ज्यादा बेटर रहता है। तो वही मैंने बताया, ऑरल रिटर्न दोनों पॉसिबल है, बट रिटर्न इज अ वेरी बेटर। और रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप इज नॉट, जो रिटर्न एग्रीमेंट है ऑफ अ पार्टनरशिप इज नॉट पार्टनरशिप डीड्स। वही आपका पार्टनरशिप डीड्स कहलाता है, जो आपने ऑलरेडी बीए में स्टडीज किया था। वो यहाँ पे भी बताया, रिटर्न एग्रीमेंट इज अ डिजायरेबल एंड एडविजिबल। रिटर्न एग्रीमेंट क्या है, डिजायरेबल भी है और एडविजिबल भी है फॉर आवर कंट्री, बट इन अमेरिकन और अदर्स कंट्रीज रिटर्न डॉक्यूमेंट इज अ कंपल्सरी। क्योंकि उनको पता है अगर हम रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं रखेंगे तो फ्यूचर्स में बहुत सारे झगड़े होंगे। और आप ये रिजल्ट भी देख रहे हो कि झगड़े ज्यादातर कहाँ हो रहे हैं, इंडिया में नहीं हो रहे, फॉरेन में नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वहां बिजनेस सक्सेस होने का सबसे बेस्ट इंपैक्ट है कि वो लोग रिटर्न एग्रीमेंट रखते हैं। तो जब भी रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो कोई भी पॉइंट आपका माइनस में नहीं आएगा, इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि रिटर्न एग्रीमेंट में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, वो मैं स्टडीज कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, देन आज का जो टॉपिक्स है ये खास ध्यान रखना कि पहले हमने कौन से क्वेश्चंस के रिवाइज करना, इंट्रोडक्शन किया, क्यों इंट्रोड्यूस हुई वो भी मैंने आपको समझाया, मीनिंग क्या है उसकी पार्टनरशिप की, पार्टनर्स की मीनिंग क्या है, और इंपॉर्टेंट नोट्स को तो भूलना ही नहीं है। पार्टनर्स, माइनर पार्टनर्स कभी भी इंक्लूडेड होंगे नहीं, और कौन सी एक्ट फॉलो होगी 1932, और डीड्स क्या है उसके बारे में भी मैंने आपको समझाया। रिटर्न और ऑरल दोनों ही होते हैं, एग्जाम में अगर पूछे तो ध्यान रखना, रिटर्न डॉक्यूमेंट और ऑरल डॉक्यूमेंट बोथ आर इंक्लूडेड इन अ पार्टनरशिप डीड्स। बट रिटर्न डॉक्यूमेंट के बारे में अगर पूछे तो डिजायरेबल एंड एडविजिबल। आप इच्छा हो तो आप रख सकते हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप रिटर्न डॉक्यूमेंट रखना कोई कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए वो चीज ध्यान रखनी। ओके।